वेलकम टू द फिजिक्स वाणी। हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इन द लास्ट वीडियो वी लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड सम सिंबल्स which are used in electric circuits. Okay, today we are going to start topic Ohm's law. Ohm's law क्या होता है, Ohm's law का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो Ohm's law क्या कहता है? ओम्स ने ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर वायर से कोई करंट फ्लो होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल अप्लाइड के। बट द थिंग इज दैट द फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या डेफिनेशन हुई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने? कीपिंग फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, the current flowing through a conductor is directly proportional to the पोटेंशियल अप्लाइड। ओके, तो ओम्स ने स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर मैं फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखूं तो किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया गया है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि सर ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर वायर है और यहां पे मैंने बैटरी लगाई है V पोटेंशियल की और इससे जो करंट बन रहा है वो I है। तो ओम्स के अकॉर्डिंग अगर मैंने फिजिकल कंडीशंस मींस व्हाट, कि जो इस वायर का कंपोजिशन है उसको आपने चेंज नहीं किया है, या आपने जो इसमें किसी भी इसकी थिकनेस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो कांस्टेंट रखा है, यानी वो चेंज नहीं किया है। साथ में एम्बिएंट कंडीशंस भी कांस्टेंट रखी है। एम्बिएंट कंडीशंस का मतलब होता है कि सर रूम का टेम्परेचर या एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, अगर वो भी कांस्टेंट है तो हम ये देखेंगे कि जो करंट है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के, यानी इफ आई इंक्रीज द वोल्टेज करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये जनरल फिनोमिना है, अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो करंट भी इंक्रीज होगा ही। लेकिन ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सर एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन से होगा, जितना आपने वोल्टेज बढ़ाया है एग्जैक्टली उतने प्रोपोर्शन से ही क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपने फिजिकल कंडीशंस और एम्बिएंट कंडीशंस को कांस्टेंट आपने रखा है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, और यहां पे वो जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा दैट इज R। जो R है यहाँ पे कांस्टेंट है और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या कंडक्टर। तो यहां पे जो R है, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, और R यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो V इजिकल्स टू आई आर है, V इजिकल्स टू आई आर। अब यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालता हूं तो इट विल बी V बाई आई। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आई। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम ओम्स लॉ पूरा डिस्कस करते हैं। तो अब ओम्स लॉ का अगर मैं ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन देखूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो एक ग्राफ है लीनियर ग्राफ,
तो ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सर जैसे जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया सेम प्रोपोर्शनेट से करंट भी इंक्रीज होगा, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये लीनियर ग्राफ है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, जहां पे कुछ ऐसे सर्किट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि डायोड होता है और थायरिस्टर होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है, वहां पे हमें लीनियर ग्राफ नहीं दिखता है, नॉन लीनियर ग्राफ दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें नॉन लीनियर ग्राफ की, नॉन लीनियर ग्राफ इट मीन्स वोल्टेज बढ़ाने पे करंट इंक्रीज तो होगा सर, ठीक है, इंक्रीज तो होगा, लेकिन उतने ही प्रोपोर्शनेट से नहीं होगा कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने वोल्टेज को 10% इंक्रीज किया तो करंट भी 10% इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें कुछ ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, इंक्रीज तो हो रहा है बट इट इज नॉन लीनियर ग्राफ, इट इज लीनियर ग्राफ अकॉर्डिंग टू ओम। इफ यू फॉलो दिस कंडीशंस द ग्राफ विल बी लाइक दिस, एंड इन जनरल ग्राफ हमारा ऐसा आता है जिसे हम नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं। ओके ओके, तो हमने यहां पे देखा कि V इज टू आई आर से R एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस होता क्या है सर, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो करंट का अपोज करती है। तो हम यहां से अब रेजिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। सर रेजिस्टेंस क्या होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो पहला हम लिख रहे हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी एज यू कैन सी फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से आपको ये दिख रहा है कि अगर V इज कांस्टेंट, इफ V इज कांस्टेंट, इफ V इज कांस्टेंट देन R एंड I के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी इफ करंट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड इफ करंट डिक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। आप यूं भी कह सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, और अगर सर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, इसीलिए करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इंसुलेटर की, तो आपने देखा होगा इंसुलेटर में जैसे अगर कोई लकड़ी है, वुड है, तो उसमें करंट सर नहीं फ्लो होता है। तो क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखना, करंट को अपोज करता है, खत्म नहीं करता है। ये मिसकंसेप्शन है कि करंट रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय द करंट, डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो उसके अमाउंट को कम कर देता है। इसीलिए एक लाइन लिखी जाती है कि करंट अगर ये लाइन आप पढ़ते हैं कि करंट ऑलवेज फॉलोज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ, यानी अगर मैं कह रहा हूं सपोज कि यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस ये लगा है, इट इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंबल के टॉपिक में, मैंने आपको बताया था। और अगर ये ऐसा सर्किट है, ठीक है, यहां से करंट आ रही है आई, ठीक है, अब यहां मान लीजिए 1 ओम है और यहाँ 100 ओम है या 1000 ओम है, ठीक है, या 1000 ओम है। एज यू कैन सी इधर सर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और इधर है जो 1 ओम ही है। तो सर ये करंट जब आगे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 पार्ट में, यानी
करंट यहां से जाएगा, बस उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से निकलेगा, इस वाले से। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आई यहीं से फ्लो हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा आई यहीं आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट आएगा और वापस इस एंड पे आके यहां से देखिए I1 आ रहा है, यहां से कौन सा आ रहा है, I2, और ये वापस क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। बिकॉज आई करंट I1 I2 में स्प्लिट हुआ था, इनकमिंग एंड पे, आउटगोइंग एंड पे वापस वो ऐड हो जाएगा और वापस आपको इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट बहुत कम अमाउंट में फ्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है करंट जीरो ही हो जाएगा। वो तो एक आइडियल केस है कि रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो गया, अगर मैं रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूं, रेजिस्टेंस तो करंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या करना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने आइडियल या रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। अगर मैं रेजिस्टेंस यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट वैसे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं हम, बिकॉज V इज इक्वल्स टू आई आर से R इज इक्वल्स टू क्या है, V बाई आई। V यूनिट वोल्ट, करंट यूनिट एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम कहते हैं। तो यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, और उसका सिंबल है जो ओमेगा की तरह, ओम। ठीक है, अब सर अगर मुझे डिफाइन करना हो, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, तो डिफाइन 1 ओम में आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, डिफाइन 1 वोल्ट के केस में, वैसे ही हम यहां से क्या कह सकते हैं, इफ 1 एम्पियर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, if 1 ampere of current is flowing through a circuit by the application of 1 volt, then the resistance of the wire or the conductor will be 1 ohm। यानी अगर मैं यहाँ 1 वोल्ट कर दूं, यहाँ 1 एम्पियर कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो ऐसी डेफिनेशंस कई बार बोर्ड में पूछी जाती है कि डिफाइन 1 ओम, या तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर 1 वोल्ट बैटरी लगाई है, 1 वोल्ट की बैटरी अगर लगाई है आपने, और 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है वो इट विल बी 1 ओम। अब सर बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, क्योंकि सर यहाँ पर तो रेजिस्टेंस जो है V इज इक्वल टू आई आर में, तो R तो कांस्टेंट है सर, यानी अगर मैंने एक बार इसको ले लिया तो इसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया सर। तो फिर रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या यूं कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो पहला हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, और लेंथ पर भी कैसे डिपेंड करता है, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस व्हाट, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सपोज ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, L, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, resistance is inversely proportional to क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं
कि R जो है वो एरिया पर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये कंडक्टर कोई वायर है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर मैंने एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करूं तो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा? R, ठीक है, तो जो कंबाइन करने का मतलब है जो ऊपर है ऊपर लिख दो, जो नीचे वो नीचे लिख दो, ठीक है। अब सर यहाँ पे हम वापस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे, तो अगेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, R इक्वल्स टू का साइन लगा के उसको हम कहेंगे रो। तो रो जो है यहाँ पे कहलाएगा रजिस्टिविटी, ठीक है। लेंथ तो है, लेंथ L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A जो है एरिया ऑफ कंडक्टर है। तो रो जो है उसको हम कहेंगे रजिस्टिविटी, या इसका एक और नाम दिया जाता है रजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल और तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो V इज इक्वल टू IR नहीं बताना है, रो आपको ये बताना है रो L बाई ए। तो रो L बाई ए मीन्स व्हाट? अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला। अब यहां से इसी इक्वेशन से अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूं तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से R A बाई L। ओके, अब रजिस्टिविटी क्या होता है? तो देखिए रजिस्टिविटी, अगर मैं बोलूं डिफाइन रजिस्टिविटी, तो आप देखिए अगर कोई L लेंथ का वायर है, उसकी लेंथ में क्या कर दूं? L की जगह 1 मीटर कर दूं, एरिया क्या कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, यानी ये क्या कर दूं मैं? एरिया क्या कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या कर दूं? 1 मीटर। तो क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल्स टू R। तो हम क्या कह सकते हैं? रजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल। रजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल व्हेन लेंथ बिकम्स 1 मीटर एंड एरिया बिकम्स 1 मीटर स्क्वायर। तो रजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या है? कि लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया क्या हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो आप यहां लिख सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज अ resistance of conductor wire or material when length becomes 1 meter and area becomes 1 मीटर स्क्वायर। अब यहां से यूनिट क्या आएगी इसकी? तो देखिए रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम। ओके, ऊपर है मीटर स्क्वायर, नीचे है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आ गई? ओम इंटू मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम इंटू मीटर। तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये दो चीज पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता ही है, लेंथ एंड एरिया पर। एक चीज और है जिसे अपन कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि सर मेरे पास एक कॉपर का वायर है और एक अगर मेरे पास कोई इंसुलेशन वायर है, यानी कोई और मटेरियल का वायर है, तो सर ये एल्यूमिनियम का है
तो आप ये कह सकते हैं सर दोनों के रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा, मतलब एक कंडक्टर है और एक सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो कंडक्टर की होती है। तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है सर, कम है। और वहीं दूसरा कोई मटेरियल है तो जो कि इंसुलेटर है, जैसे माइका का वह है या किसी और चीज का बना हुआ है, तो सर वहां पे रेजिस्टेंस, या प्लास्टिक है तो सर प्लास्टिक मटेरियल, एक प्लास्टिक हो गया एक आयरन हो गया, तो प्लास्टिक का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए करंट कम फ्लो होता है जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है। और वहीं अगर कोई लोहे आयरन की रॉड होती, लोहा होता, आयरन होता, तो सर उसका उसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, यानी उसके रेजिस्टेंस कम होता उसी का, तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने ये तीन चीजें ध्यान रखना, क्या डिपेंडेंसी और रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर, और नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर मैं बात करता हूं रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो रजिस्टिविटी के लिए आप ध्यान रखेंगे कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है ना। अपन ने अभी देखा कि सर इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले में रो क्या है, कांस्टेंट है ना, रो तो कांस्टेंट है। तो रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, तो ये डिपेंड किस पे करती है, तो देखिए रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन ओनली टू नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अब सर डिपेंडेंसी हाउ रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। इसमें तीन केस हैं, मेटल का अलग है, सेमीकंडक्टर के लिए, एलॉयस के लिए अलग है, और सेमीकंडक्टर के लिए अलग है। तो वहां पे एक फॉर्मूला हमें पढ़ने को मिलता है, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी ये 10th क्लास में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 12th क्लास में है। बस अभी आप इतना सा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डेट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमारे आते हैं सिलेबस में, और एग्जामिनेशन में भी आते हैं, और स्कूल लेवल में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। थैंक यू।